तो शुरू करते हैं। पहले हम होमवर्क का जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 था, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर एनालिसिस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2002। ठीक है। अमन भाई, पेज नंबर है 4.42। तो ये होमवर्क में दिया था, तो किसी बच्चे ने करा? वैसे होमवर्क का क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 6 और 7 हमारे चीतों में से। चलो, तो ये 7 जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेते हैं एग्जाम के लिए भी, अच्छा क्वेश्चन है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंटरनेशनल होटल्स। तो इनका होटल का कारोबार है। तो क्या क्या दे रखा है देखो, इसमें हमको दे रखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू 5000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो दो तरह के इनके शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। इक्विटी कैपिटल 8,05,000, ठीक है। उसके बाद परचेजेस, अब इन्होंने क्या क्या परचेज करा है? वाइन, सिगरेट, सिगार एट्सेट्रा। तो इनका होटल का बिजनेस है, तो यही सब खरीदेंगे। फूड स्टफ खरीदा, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, दिहाड़ी दी, है ना, मतलब अपने जो भी इनके मुलाजिम होंगे वो सब। इसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस खर्चा हो गया, ये सब खर्चा है। लॉन्ड्री का खर्चा है। सेल्स करी वाइन, सिगरेट और सिगार्स की, ठीक है, ये इनकी सेल है। फूड, खाना बेचा, ये इनकी सेल है। कोल, फायरवुड, ये सब डेबिट में दे रखे हैं, तो कुछ खर्चे वर्चे होंगे, है ना, ये खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर। फिर क्रेडिट में दे रखा है रेंट ऑफ रूम, तो भाई होटल है तो इनको तो रूम भाड़े पर देना, ये इनका मेन इनकम हो गया। बिलियर्ड, अब आप होटल गए तो आपने कहा हम बिलियर्ड खेलेंगे, तो होटल वालों ने ये भी पैसे ले लिए, तो जो क्रेडिट साइड में दे रखे हैं ये सब इनकम हो गई। मिसलिनियस रिसिप्ट, ये अदर इनकम हो गई। डिविडेंड रिसीव्ड, ये अदर इनकम हो गई, है ना, क्योंकि ये इनका मेन काम नहीं है, ऐसे अपने को होटल के एंगल से सोचना है। उसके बाद ट्रांसफ़र फीस, ये भी अदर इनकम हो गई। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। फर्नीचर एसेट हो गया। इन्वेंट्री ऑन हैंड, मतलब ओपनिंग स्टॉक वाइन, सिगरेट, सिगार का। फूड स्टफ, ठीक है, फूड स्टफ हो गए। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अब देखो इसमें एक होटल के एंगल से बार बार ये वाइन का पॉइंट आया, तो वो वाइन पे फोकस करते हैं। ये वाइन खरीद भी रहे हैं, एक आइटम ये दे रखा है ना, वाइन खरीद रहे हैं। फिर वाइन की बात में यहाँ पर सेल भी हो रही है वाइन की, वाइन बेच भी रहे हैं। और फिर एक वाइन यहाँ पर भी आ गया कि भाई वाइन जो है उसका ओपनिंग में मतलब इतना स्टॉक भी है वाइन। तो वाइन जो है, वाइन तो आपको पता ही है क्या होती है ना, क्या हुआ? भाई वाइन जो होती है वो तो आपको पता ही है क्या होती है। अब होटल के एंगल से अगर हम देखें तो ये जो है आप इसको इन्वेंट्री मानोगे, यही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब आप इसको फिनिश्ड गुड्स की तरह ट्रीट करोगे, ये रॉ मटेरियल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वाइन जो है वो तो एक क्या है, बना बनाया प्रोडक्ट है, बॉटल है, उन्होंने होटल खरीदता है, बेच देता है। फिर इसी तरह जैसे फूड स्टफ्स हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, वो भी ये खरीद रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, है ना, उनका भी ओपनिंग स्टॉक है। तो ये जो खाने पीने के आइटम हैं ये क्या होगा,
ये भी इन्वेंट्री होगा, लेकिन रॉ मटेरियल, क्योंकि खाने पीने का आइटम फूड स्टफ्स जो होता है वो होटल वाले, मतलब उनके एंगल से सोचे, होटल के एंगल से तो वो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि वो फूड स्टफ्स जो होते हैं वो खरीदते हैं और जब वो फूड बेचते हैं तो देखो बेचने में स्टफ़ नहीं लिखा, बेचते समय क्या लिखा है, फूड। अब होटल वाला तो आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, टमाटर खरीदेगा, पनीर खरीदेगा, लेकिन जब वो बेचेगा तो उसी को वो शाही पनीर बनाकर बेचेगा। समझ आ रहा है ना पॉइंट? तो होटल के लिए ये जो फूड स्टफ है ना, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है। बाकी जो बेच रहा है चलो वो तो रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन ये जो फूड स्टफ है ये रॉ मटेरियल है ना। वाइन की बोतलें जो हैं ये नॉर्मल इन्वेंट्री है या स्टॉक इन ट्रेड कह लो, और बेहतर टर्म है ना, वाइन की बोतलें। बाकी कैश इन हैंड है, कैश विद बैंक है, प्रिलिमिनरी खर्चे, ये बढ़िया पॉइंट लग रहा है शक्ल से, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? हाँ, कंपनी को बनाने के टाइम पर जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, हाँ, कंपनी के जो फॉर्मेशन के खर्चे होते हैं, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी बन रही होगी, ऑडिट फी दी, इनिशियल खर्चे, है ना, ये वन टाइम खर्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डिबेंचर्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी। पीएनएल, तो ये हमारे पास प्रॉफिट का पहले से बैलेंस है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, पता ही आपको। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये पूरा एक ट्रायल बैलेंस अपने को दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो गया। फिर एडजस्टमेंट्स अगर देखें हम, इसके नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो अब देखो एडजस्टमेंट दो जगह प्रभाव डालती हैं। तो वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये एक तरह से हमको वेजेस का एक्सपेंस कहीं दे रखा होगा, ये रहा, है ना। तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज और हैं वो हम जोड़ लेंगे, है ना। तो एक तो ये रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में जुड़ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा इन एक्सपेंस, और दूसरा हम इसको कहाँ शो कर देंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। तो दो जगह ये प्रभाव डाल देंगे। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, देखो क्लोजिंग स्टॉक वाइन्स का, तो ये तो वही क्लोजिंग स्टॉक हो गया वाइन का, स्टॉक इन ट्रेड का। और इसी तरह फूड स्टफ का, तो ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब मुझे रॉ मटेरियल से याद आया कि रॉ मटेरियल के अंदर हम वो करते हैं, रॉ मटेरियल की एक टर्मिनोलॉजी होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, खर्चा लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है उसका फॉर्मूला था ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो हम फूड स्टफ्स पर पहले फोकस कर लेते हैं, आ जाओ। तो फूड स्टफ का देखो ये तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो गया 16,400। फूड स्टफ खरीदे कितने के, परचेज, वो भी देख लेते हैं, ये रहे 36,200, है ना। फूड स्टफ परचेज करे 36,200 के, और फूड स्टफ का ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ये रहा 5260। तो जैसे आप एक बार कैलसी पे ही कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको फूड स्टफ का ये पता लग जाएगा कितना आएगा, 25,060 रुपये, है ना, 25,060 रुपये। और इन्वेंट्री में जो वाइन्स हैं, अब वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो आपका नॉर्मल क्या है, एक तरह से स्टॉक, है ना, फिनिश्ड गुड्स। तो इनकी इन्वेंट्री में हम निकालते हैं, उस टर्म को बोलते थे चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि जब हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं तो हम निकालते हैं या तो वर्क इन प्रोग्रेस की या फिनिश्ड गुड्स की। तो अब जैसे वाइन्स हैं तो इनकी हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालेंगे, तो इनकी चेंज इन इन्वेंट्री होगी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है वाइन का कितना, ये रहा 12,800, है ना, ये है ओपनिंग स्टॉक 12,800, और इसमें से आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक 22,500। तो कैलसी पर करना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 97,000 नेगेटिव आ रहा होगा। तो जब हम चेंज इन इन्वेंट्री लिखेंगे तो उसमें हम वाइन को शामिल करते हुए
लिख लेंगे -9700। तो वाइन्स जो है वो एज अ चेंज इन इन्वेंट्री जाएगा, फूड स्टफ जो है वो एज अ रॉ मटेरियल चला जाएगा। अच्छा, फिर जो वाइन हमने परचेज करी, ये रही, ये रहा 45,800 है ना, वाइन की बोतल जो परचेज करी। तो हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट में जो सेकंड एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट जो दे रखा होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 45,800, है ना। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमारे 3 खर्चे जो हैं वो क्लियर हो गए। पहला खर्चा होता है CMC, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो आ गया। दूसरा होता है परचेज, वो आ गया। और तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंट्री, वो आ गया। तो ये वाइन और फूड स्टफ का नाटक ये है। बाकी उसने दिया है डेप्रीसिएशन, फर्नीचर। अच्छा, दूसरी जगह ये कहाँ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो तो आपको पता ही है, करंट एसेट्स में वो तो हो ही क्लोजिंग। हाँ, बाकी डेप्रीसिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग 5%, ये तो कर ही लोगे। लैंड एंड बिल्डिंग 2%, ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग में जो हमारी इक्विटी कैपिटल है स्टूड एट ₹7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर्स फुल्ली पेड एंड 2,000 शेयर्स ₹60 पेड। अच्छा, तो जैसे मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ओपनिंग में जो शेयर कैपिटल थी वो 6,000 शेयर्स तो फुल्ली पेड थे, 6 लाख, और 2,000 शेयर 60 पेड थे। तो 2,000 शेयर्स जो होंगे वो खाली अभी 60 पेड अप रहे होंगे, मतलब अभी तक उन पे 40 रुपये नहीं मंगवाए होंगे। तो 1,20,000, तो कितना आ गया, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 720 बन गया, है ना। तो ये तो उसने दे ही रखा है। अब उसने क्या बोला, द डायरेक्टर्स मेड ए कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर। अब डायरेक्टर्स ने 40 रुपये की कॉल 1 अक्टूबर को कर दी। तो जब डायरेक्टर्स कॉल करेंगे तो भाई शेयर कैपिटल हमारी और बढ़ गई होगी, 40 रुपये और मिल गए। ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे कॉल ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड री इशूड एट ₹90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब जब डायरेक्टर्स ने कॉल करा तो उसमें से एक आदमी ने, जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने पैसे नहीं दिए पहले, तो डायरेक्टर्स ने उसके शेयर फोरफीट कर दिए, लेकिन बाद में वो शेयर्स रीइशू भी हो गए, 90 रुपये के रीइशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। तो अब देखो, अब इससे क्या होगा बताओ। हाँ, तो जब हम शेयर्स फोरफीट करके शेयर्स रीइशू करते थे तो अब हमको CA फाउंडेशन का इन्होंने इसमें पॉइंट डाल दिया। तो अगर मैं वो एंट्रियाँ ऐसे ही करूँ, लास्ट एंट्री में हम कैपिटल रिजर्व बनाते थे। हाँ, तो मतलब मैं तो तीनों ही कर देता हूँ जस्ट फॉर ऐसी। तो पहले हम जब शेयर्स कैंसिल करते हैं, यानी कि शेयर्स फोरफीट करते हैं, तो हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर जब हम रीइशू करते हैं तो हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट पर रीइशू करे थे। और थर्ड एंट्री में हम जो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता था उसको हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे, है ना। अब अगर मान लो हम करें ये सब चीज़ों को, तो एक बार देखते हैं। 100 शेयर्स थे शेयर होल्डर के और उसने 40 रुपये नहीं दिए थे, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल में तो 100 शेयर इंटू 100 रुपये, शेयर फोरफीचर में 100 शेयर इंटू 60 रुपये, है ना, क्योंकि 60 वो दे चुका, और
40 रुपये की फाइनल कॉल उसने दी नहीं, तो 2 शेयर फाइनल कॉल 40 रुपये, है ना। फिर कंपनी ने उसके शेयर्स को रीइशू कर दिया था 90 रुपये एज फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब 100 शेयर्स 90 रुपये के रीइशू हो गए 9,000 रुपये, और 10 रुपये इसका मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू करा, तो यानी 1,000 रुपये, और फुल्ली पेड अप थे तो 100 शेयर इंटू 100 रुपये 10,000 रुपये, है ना। तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आ जाएंगे? 6,000 रुपये शेयर फॉर फीचर ऊपर क्रेडिट है, 1,000 रुपये शेयर फॉर फीचर नीचे डेबिट है, तो इसका मतलब कंपनी को 5,000 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट हो गया, तो वो कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इन सब बातों से बस हमको ये पता लग गया कि भाई कंपनी के पास एक कैपिटल रिजर्व आया होगा 5,000 का, ये हमें पता चल गया। बाकी शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो उसमें हमारे शेयर पूरे ही रहेंगे, क्योंकि जब हमने पहले इनको कैंसिल करा शेयर्स को, और बाद में जब रीइशू करा तो एज फुल्ली पेड अप ही रीइशू कर दिया, तो इसका मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आप ऐसे नोटिस भी करो, देखो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, जब शेयर्स कैंसिल हुए तो शेयर कैपिटल डेबिट कितनी कर दी? 10,000, और जब रीइशू करे तो वापस से शेयर कैपिटल क्रेडिट कितनी कर दी? 10,000। तो टेक्निकली शेयर कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले कैंसिल करे और फिर रीइशू भी फुल्ली पेड करके कर दिए, तो इसीलिए शेयर कैपिटल तो वही की वही रही। फिर उसके बाद उसने कह दिया द डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 2 अप्रैल 2002। तो ये पॉइंट आपको पहले भी करवाया था शायद, फुट नोट में दिखा देंगे फाइनल डिविडेंड को। तो ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड टू जनरल फ्रॉम जनरल रिजर्व, ठीक है, तो ये पॉइंट वैसे अफेक्ट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। और इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है, तो टैक्स को कह रहा है कि इग्नोर कर देना। चलो, तो अब आप को पता ही है कि क्या करना है आपको, हैं? हुनर का प्रदर्शन दिखाना है, बिल्कुल सही। तो पहले आप बनाओगे पार्ट 1 मतलब बैलेंस शीट, वही सारे मेन हेड सब हेड्स, फिर P&L, और नोट नंबर उसी के अकॉर्डिंगली आप डाल देना सारे, है ना। तो करो फिर अब आप ट्राई, और कोई भी आइटम में लगे कि परेशानी आ रही है तो फिर मुझे दोबारा से बताना। शेयर कैपिटल कितनी लिखेंगे? 13 लाख कैसे? पर उसने देखो 5 लाख रुपए के तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं, और इक्विटी कैपिटल 8 लाख 5,000 की दे रखी है ट्रायल बैलेंस में। ये तो दे रखा है ना उसने ट्रायल बैलेंस में भाई। सब्सक्राइब्ड ऑथोराइज तो चलो हम ये एज इट इज़ लिख देंगे, ये तो सिर्फ नाटक के लिए है ना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे भाई 5,000 प्रेफरेंस शेयर, तो 5 लाख के ये हो गए, और इक्विटी कैपिटल उसने 8 लाख 5,000 दे रखी है ट्रायल बैलेंस में। तो ये आपको कैसे पता? वेरी गुड। तो देखो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? देखो 6,000 शेयर्स थे जो फुल्ली पेड अप थे 100, तो 6 लाख तो ये हो गए। फिर जो 2,000 शेयर्स थे वो पहले 60 पेड अप थे, 1 लाख 20 ही हो गए, 720 तो कंपनी के पास पहले ही थे। फिर जो बचे हुए कंपनी ने 40 भी देखो कॉल कर लिए थे, तो 80 ये पेड अप हो गए थे। तो टेक्निकली कंपनी की इक्विटी कैपिटल हो गई थी 8 लाख की, है ना। तो और जो लॉजिकली होनी भी चाहिए, इसका मतलब कंपनी के पास टोटल 8,000 शेयर्स हो गए और 100 रुपये ईच के फुल्ली पेड अप। तो इसलिए कंपनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 8 लाख की। लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 8 लाख 5। तो वैसे तो कंपनी के 8,000 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, और 100 रुपये ईच के हैं, तो वैसे तो 8 लाख होनी चाहिए थी। तो पता है उसने 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रखे हैं? उसने यही गलती कर रखी है, या उसके ट्रायल बैलेंस में क्या हो रखा है कि ये जो कैपिटल रिजर्व आया था ना हमारा, देखो 5,000 का, इसने देखो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल रिजर्व नहीं दे रखा,
अगर आप ट्रायल बैलेंस देखो उसमें कैपिटल रिजर्व नहीं है, जबकि ये तो सारी हरकतें 1 अक्टूबर को हुई हैं, तो टेक्निकली तो 31 मार्च तक ये सब रिकॉर्ड हो ही जानी चाहिए थी। तो उसको ये 5,000 अलग से कैपिटल रिजर्व में डाल के देना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में। लेकिन उसने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसने क्या करा, उसने कैपिटल रिजर्व 5,000 अलग से नहीं दिखाया, जबकि क्रेडिट साइड में ये 5,000 कैपिटल रिजर्व आना चाहिए था और इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, सही 8 लाख। पर उसने क्या कर दिया, उसने कैपिटल रिजर्व दिखाया ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, और उसने वो 5,000 शेयर कैपिटल में ही जोड़ के दिखा रखा है, जो वैसे गलत है, लेकिन ये हमें पहचानना है ना। तो जब अब हम सही बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम अपनी इक्विटी कैपिटल तो कितनी शो करेंगे, 8 लाख, और 5,000 अलग से कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे, ठीक है ना। वो तो क्या, कौन सी साइड दे रखा था, हाँ तो वो रिसिप्ट होगी, क्योंकि बिलियर्ड बताया था ना भाई, आप होटल जाते हो तो आप बिलियर्ड खेलते हो, है ना, तो होटल में ये टेबल्स, बिलियर्ड टेबल इसलिए रखी होती है ताकि इसको देकर वो पैसे कमा सके, तो ये नॉर्मल उनका आरएफओ है ना। तो जैसे ये बिलियर्ड का कहाँ है पैसा, ये रहा, तो ये आरएफओ है। जैसे रेंट ऑफ रूम, ये इनका मेन काम है, बिलियर्ड ये इनका मेन काम है। मिसलीनियस रिसिप्ट जो हो गई ये अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफ़र फीस, ये अदर इनकम है। अब ऐसे ही इन्होंने ये देखो, ये सेल करी थी, वाइन बेची थी, है ना, तो ये इनका मेन आरएफओ है, मेन काम है। इन्होंने खाना बेचा था, मटर पनीर, ये इनका आरएफओ है ना। तो जो ये बेच रहे हैं, वाइन बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, ये सब इनका मेन काम है, ये आरएफओ है ना। तो रूम ऑफ रेंट आरएफओ है, बिलियर्ड्स आरएफओ, बाकी ये अदर इनकम है। तो पूरा बनाओ फिर बताना। चलो इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। अब आपने इसमें ये आइटम देखा 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो ये तो हम कहाँ लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। अब इसके लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है 6%, तो इसका मतलब डिबेंचर्स तो 2 लाख के हैं, हाँ, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 12,000। तो ये एक तो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस हो गया ना। और आप अगर इनका ट्रायल बैलेंस देखो तो इन्होंने अपने ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट पेड नहीं दे रखा है ना, जबकि इंटरेस्ट पेड अगर मतलब होता तो हम समझते कि हाँ इंटरेस्ट दिया गया है डिबेंचर्स पर, तो इसका मतलब ये फाइनेंस कॉस्ट में तो आ जाएगा, एक्सपेंस है, और साथ ही साथ ये अभी तक अनपेड भी है, ये इस बात का सबूत है, हाँ। तो ये आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अदर करंट लायबिलिटी, है ना। तो ये एक पॉइंट है जिसमें बाय चांस मिस्टेक हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है हमको। चलो तो डिस्कस करते हैं। अब आपने सारा बनाया होगा तो एक बार ईच एंड एवरी आइटम देख लेंगे। तो जो मेन सॉल्यूशन की मेन बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 वो 13 लाख, वो तो सीधा हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का यही आ रहा है 268,745 यही आ रहा है, ठीक है। बाकी नोट में एक बार और देख लेंगे आगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर 2 लाख, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स वो तो दे रखे थे, अदर करंट लायबिलिटी में 13,280। फिर उसके बाद एसेट्स में नॉन करंट एसेट में पीपीई, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट तो डायरेक्ट गिवन था, गुडविल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गिवन थी। बाकी इन्वेंट्रीज में नोट नंबर 7 में देख लेंगे, 2 इन्वेंट्रियाँ थी, एक तो वाइन की और एक फूड की, जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था। बाकी ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली गिवन थे, कैश एंड बैंक बैलेंस भी दोनों गिवन थे, ठीक है। तो यही आ रहा है बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। बाकी पीएनएल में आरएफओ कितना आ रहा है, प्रॉफिट 22245, ठीक है।
तो RFO में आ रहा है 179,700 और अदर इनकम में 6,800। ठीक है, तो टोटल हो गया 186,500। फिर एक्सपेंसेस की लिस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया था। परचेज डायरेक्टली गिवन है, ये हो गया था। चेंज इन इन्वेंट्री भी हमने डिस्कस कर लिया था, -9700। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस एंड सैलरी और उसका जो आउटस्टैंडिंग वो आ गया होगा। बाकी फिर उसके बाद आप सीधा लिखना फाइनेंस कॉस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 12,000 इन्होंने दे रखा है, लेकिन आप ये अदर ऑपरेटिंग और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब भी अदर एक्सपेंस की ही कैटेगरी में डाल देना। बाकी डेप्रीसिएशन आपका दोनों का आया होगा 21,315। तो टोटल एक्सपेंसेस आ रहे होंगे 164,255। अच्छा, और अदर एक्सपेंस दोनों को जोड़ जोड़ के कितने आ रहे? 40,200। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया होगा 22,245। तो इसको आपने रिजर्व एंड सरप्लस नोट में लिया होगा, ऐड कर दिया। बाकी नोट्स देख लो अगर कोई दिक्कत डाउट है किसी में। शेयर कैपिटल तो हमने डिस्कस कर ही ली थी, 13 लाख, वो हो गई सही। रिजर्व में देखो 5,000 का कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2 लाख दे ही रखा है, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था और उसमें आपका जो अभी प्रॉफिट निकला, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 41,500 और उसमें जो आपका अभी प्रॉफिट निकला 22,245 वो जुड़ गया। तो ये आपका हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो डिबेंचर्स आ गए सीधे सीधे। ट्रेड पेबल तो चलो दे ही रखा है। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल, तो ये दोनों अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद पीपीई तो चलो सिंपल, डेप्रीसिएशन माइनस करके। इन्वेंट्री में देखो वही क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था वाइन का और फूड स्टफ का, तो दोनों के जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन थे एडजस्टमेंट में वो आ गए। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों गिवन थे, एज इट इज़ जोड़ लिए। आरएफओ में देखो वाइन बेची, खाना बेचा, रूम रेंट और बिलियर्ड, तो ये आरएफओ में। और अदर इनकम में ट्रांसफ़र फ़ी, मिसलिनियस रिसिप्ट और डिस्काउंट रिसीप्ट। बाकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाल ही लिया था 25,060। परचेज डायरेक्ट गिवन थी 45,800। चेंज इन इन्वेंट्री भी हमने निकाल लिया था -9700। बस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस थी प्लस आउटस्टैंडिंग। अब बाकी ये सारे जो थे ये आपके अदर में चले जाएंगे। बस एक फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपने 12,000 लिखा होगा। ठीक है, तो मतलब कहानी बिल्कुल ओके, परफेक्ट तरीके से। अब तो दिक्कत डाउट नहीं है इसमें। चलो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज़ें बनानी थी, नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कम पूछता है, खाली बैलेंस शीट या पीएनएल पूछता है ना। बाकी जो डिविडेंड है वो आपको पता ही है कि वो बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको हम खाली क्या कर देंगे, नोट्स में शो कर देंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। ये छोटा क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 8। आ जाओ, ये देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पायोनियर लिमिटेड। पायोनियर लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3। तो इसमें बस आपको बैलेंस शीट बनानी है ना। अच्छी बात ये है, तो उसने एक बैलेंस का वो लिस्ट दे रखी है, डेबिट और क्रेडिट। इक्विटी कैपिटल 10 लाख, डेबिट में दे रखा है कॉल्सन अरियर 1,000। तो अब हम तो जब अपना नोट्स बनाएंगे तो उसमें कॉल्सन अरियर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें ये अलग अलग नहीं दिखाना बैलेंस शीट में, हमारे लिए तो ये 9,99,000 हो जाएगा। नहीं, 999 क्यों, एक रुपये थोड़ी ना, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी लैंड पीपीई, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इन्वेंट्री दे रखी है, तो ये ओपनिंग स्टॉक ही मानते हैं हम। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना करंट लायबिलिटी में। ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट्स, एडवांसेस ये भी आपके करंट एसेट, कोई शॉर्ट टर्म एडवांस दिया होगा। डिविडेंड पेबल अदर करंट लायबिलिटी है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो गया, बिल्कुल सही है ना। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस, ये तो चलो सिंपल। कैश का बैलेंस गिवन, बैंक का बैलेंस गिवन, ठीक है। लोन अनसिक्योर्ड, तो ये भी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, तो ट्रायल बैलेंस तो सिंपल हो गया। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। नंबर 1, 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हालांकि इससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 100 रुपये फेस वैल्यू का मतलब हो गया भाई हमने तो 10,000 शेयर्स इशू करें, है ना, ऑफ 100 ईच। तो बस हम ये इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख कर दिखा देंगे कि भाई 10,000 में से आउट ऑफ 10,000 2,000 शेयर्स जो है हमने किस लिए इशू करें, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बस, तो ये तो एक नॉर्मल नोट में इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह सेकंड पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो ये भी बस एक इन्फॉर्मेशन है। जब हम ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाएंगे तो हम ये जानकारी बस ऐसे दिखा देते हैं कि भाई जो ट्रेड रिसीवेबल हैं कितने दे रखे हैं, देखो 2 लाख के, तो हम ये अलग से दिखा देंगे कि भाई 148 इसमें से जो हैं वो ड्यू हैं फॉर लेस देन 6 मंथ्स, लेकिन 52,000 के 52,000 के जो हैं वो ड्यू हैं फॉर मोर देन 6 मंथ। तो इन्फॉर्मेशन बस नोट्स में अलग से दिखानी है, फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थर्ड, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर। तो देखो ये कॉस्ट दे रखी है और बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर की यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे रखी थी। बिल्डिंग 3.5 लाख, प्लांट और फर्नीचर, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, बुक वैल्यू। तो कॉस्ट नीचे दे रखी है, जैसे बिल्डिंग की दे रखी है 4 लाख और बुक वैल्यू दे रखी है बिल्डिंग की 3.5 लाख। तो बस इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसका मतलब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है, 50। अब इसमें अच्छी बात यह कि हमें पीएनएल तो बनाना नहीं है, बनाना होता तो फिर डेप्रिसिएशन का कोई यूज़ भी होता। तो इसमें तो हमें बैलेंस शीट ही बनानी है, तो बैलेंस शीट में तो हम बुक वैल्यू ही शो करेंगे, है ना, डायरेक्टली बुक वैल्यू ही शो करेंगे। तो ये इस इंफॉर्मेशन का टेक्निकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी एक तरह से बेकार ही हो गई। शुरू के 3 पॉइंट मतलब अगर नहीं, इग्नोर नहीं करने, इसके भी देखो नंबर हैं 1 या 2 नंबर इंस्टीट्यूट, हाँ बस शो करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि बेकार है कि चलो वाइटनर लगा दिया, शो करना पड़ेगा। अब 4th पॉइंट, बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 रुपये फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कह रहा है जो हमने स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से 1,50,000 का लोन ले रखा है, कहाँ है, ये रहा, कह रहा है इसके अंदर 7,500 रुपये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू के भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये लोन दिखाओगे तो उसकी वैल्यू खाली 142,500 दिखाओगे। 7,500 रुपये का तो क्योंकि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है एक तरह से, इंटरेस्ट मतलब एक्रूड है, तो उसको आप अदर करंट लायबिलिटी में अलग से शो करोगे। तो ये बाइफर्केशन के लिए आ गया पॉइंट। बाकी बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 2,000 विद परफेक्ट बैंक विच इज़ नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। तो 2,000 रुपये आपने एक ऐसे बैंक में लगा रखे हैं जिसको दादाजी यानी आरबीआई ने आशीर्वाद नहीं दे रखा। तो ये भी बस एक जानकारी है। तो जब आप बैलेंस एट बैंक दिखाओगे ना ये नोट्स के अंदर, तो ये दिखाओगे कि भाई 2,45,000 तो शेड्यूल्ड बैंक के साथ रख रखे हैं, लेकिन 2,000 रुपये हमने किसी गंदे बैंक में डाल रखे। तो ये भी जानकारी हो गई।
और छठा पॉइंट, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन एट 1.5 लाख विच इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये क्या होता है जी? मशीन को हटाना तो है, ये तो इतनी इंग्लिश हो गई, इरेक्शन ऑफ मशीन, लेकिन हमको मशीन हटाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भाई जैसे तुमने मुझे कहा कि सर ये बॉटल यहाँ से हटाओ, ये बॉटल बहुत भारी है, मैं नहीं हटा सकता, तो मैंने कहा ठीक है उत्कर्ष, ये बॉटल तो मैं हटा दूंगा, लेकिन मैं इसके 1,50,000 रुपये लूँगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है किस चीज़ का? इरेक्शन ऑफ मशीनरी का। मैं मशीनें हटाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अब मेरी कंपनी क्या है, एक बार देख लेता हूँ। पायोनियर लिमिटेड है, चलो नाम से तो नहीं पता चल रहा, तो हो सकता है कोई बैम भाई इस तरह की कंपनी हूँ जो मैं इस तरह के ठेके लेता हूँ कि मैं लोगों के, अगर मान लो मशीनें हटानी भी हैं फैक्ट्रियों से तो मैं वो हटा दूंगा, लेकिन मैं इसके 1.5 लाख रुपए लूँगा। लेकिन ये लिखा है विच इज़ स्टिल इनकम्प्लीट, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले रखा है लेकिन अभी तक मैंने वो पूरा नहीं करा है। में नहीं जाएगा, नहीं वो नहीं है। इसको ना हम बोलते हैं, ये एक तरह से कमिटमेंट है कि मतलब मैंने किसी को कमिट कर रखा है कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने काम करा नहीं है। तो ये ना लायबिलिटी की तरह है, लायबिलिटी का छोटा भाई है, यानी कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह, बस मैं नोट्स में शो करूँगा। क्योंकि मैंने अगर अभी काम पूरा करा नहीं है तो मतलब इट इज़ ए नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ना, वैसे देखा जाए अभी पैसे ना तो मुझे पैसे मिले ना मैंने कुछ अभी करा है काम, तो ये जानकारी हमें सिर्फ नोट्स में दिखानी होती है। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कमिटमेंट, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट इज़ जस्ट लाइक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये आप अपने सिर्फ फुट नोट में शो कर दोगे। चलो ठीक है ना, तो बस तो सिंपल पॉइंट्स हैं इसमें। तो मतलब टेक्निकली छठे पॉइंट का कुछ नहीं करना, पांचवा भी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, बस चौथे का मतलब एक छोटा सा रोल था, तीसरा भी इन्फो है, सेकंड भी इन्फो है, पहला भी इन्फो है, एक तरह से, है ना। चलो तो अब आप बैलेंस शीट बनाओ और फिर फाइनल बैलेंस शीट देखेंगे कि भाई क्या बनी। हाँ जी आइए, तो पहले मेन आइटम्स की वैल्यू बताता है ना कि सही सही निकाली। शेयर कैपिटल तो 9,99,000, ये तो वैसे भी हमारा वही था। रिजर्व एंड सरप्लस 296,700 यही आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 263,500, ट्रेड पेबल तो डायरेक्ट गिवन है। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी में 67,500 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 68,000। उसके बाद एसेट साइड में पीपीई 11,25,000, इन्वेंट्री 2,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000, कैश एंड बैंक 277 और ये एडवांस 42,700 है ना, शॉर्ट टर्म एडवांस। कुछ हाँ कुछ नहीं बोलता तो शॉर्ट टर्म एडवांस, अच्छा नहीं, आमतौर पे वो एडवांस जो होता है ना, जैसे कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको शॉर्ट टर्म ही ले लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी इसमें जैसे ना क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री यहाँ दे रखी है, मैंने लिखा ओपनिंग है, फिर इसका मतलब यही क्लोजिंग भी है, क्योंकि उन्होंने नीचे नहीं दे रखी, तो फिर आप बैलेंस शीट में इस क्लोजिंग वाली को मतलब इसको ही लिख लोगे। अगर नीचे दे रखी होती अलग से क्लोजिंग तो फिर ये ओपनिंग वाली होती है ना, बट उन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा कोई इन्वेंट्री, तो दैट मीन्स जो ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दे रखा है वही इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। बाकी नोट्स मेनली चेक कर लो। तो शेयर कैपिटल का तो 999,000 ये था ही। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ गया और पीएनएल आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो वही हमारा लोन फ्रॉम एसएफसी 142,500 आ गया, बाकी अनसिक्योर्ड लोन तो एज इट इज़ आ गया। और अदर करंट लाइबिलिटी में वो 7,500 का इंटरेस्ट
शो अलग से आ गया, बाकी डिविडेंड पेबल तो डायरेक्ट गिवन था। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स बस डायरेक्ट, और पीपीई के अंदर बिल्डिंग 3.5 लाख, लैंड 2 लाख, प्लांट 525 और फर्नीचर 50। बुक वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। हालांकि इन्होंने देखो कॉस्ट दिखाकर डेप्रिसिएशन मतलब ऐसा शो कर दिया कि देखो ये पता चल रहा है ना, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनकी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन पीएनएल बनाते तो फिर ज़रूरत पड़ जाती। और इन्वेंट्री जो एज इट इज़ दे रखी थी। बाकी देखो ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ इंफॉर्मेशन आ गई कि 52 अलग, 148 अलग। इसी तरह कैश एट बैंक में भी सिर्फ इंफॉर्मेशन आ गई कि शेड्यूल्ड बैंक के साथ 245 और अदर बैंक के साथ 2000। बाकी सिर्फ एज इट इज, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका एज अ नोट की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई कहानी। चलो तो अब होमवर्क दे दें अच्छा, ताकि आप कर पाएँ। तो होमवर्क में आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अवश्य ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 1 तो छोटा सा है, 4 नंबर का। इसमें आपसे नॉर्मल पूछ रहा है कि भाई कौन से आइटम को कहाँ कैटेगरी में डालेंगे, है ना, तो ये सिंपल होमवर्क में हो ही जाएगा। क्वेश्चन 2 में आपको इफ़ेक्टिव कैपिटल निकालनी है। ठीक है, ये हमने इसका एक सेम इलस्ट्रेशन करा था इफ़ेक्टिव कैपिटल का। ठीक है, तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके प्रिपरेशन है फाइनल अकाउंट्स के। जैसे इसमें आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन 3 में ये डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो क्वेश्चन 3 जो है मतलब ये आप ट्राई करना। बड़े क्वेश्चन जो है कोशिश करना ही होमवर्क में आप ट्राई करो, बाकी हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक बार आप अपने हाथ से ज़रूर इनको ट्राई करना। क्वेश्चन 4, ठीक है, इसमें भी आपसे सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है। ठीक है, ओनली बैलेंस शीट, पीएनएल नहीं है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 आप ट्राई करोगे तो इसमें भी आपसे सिर्फ इसमें दोनों चीज़ें मांगी, तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन 7 की तरह। ठीक है ना, तो ट्राई करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाकी कुछ भी अगर रहेगा तो। चलो।